अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी बैंड थ्योरी। हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हम कि कंडक्टिविटीज ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वैरी। अब हम बैंड थ्योरी की मदद से ये समझ लेंगे कि वो वैरी क्यों करती। ठीक है, तो पहली चीज जो आप बैंड थ्योरी के बारे में जानना चाहेंगे दैट इज इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल व्हिच वाज गिवन बाय सर वुल्फगैंग पॉली एंड इट्स कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड आई होप आप सबको पता होगी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। It states that no two electrons will ever have same set of 4 quantum numbers. यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है या मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर है, दे मस्ट एट लीस्ट वेरी एट स्पिन। ठीक है, तो स्पिन पे वो जरूरी डिफर करने चाहिए। एंड देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट योर ऑर्बिटल्स कैरी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल पे मैक्सिमम आप 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को बिठा सकते हैं। नाउ in order to understand this band theory, I'm taking an example of an atom of sodium. Sodium जिसका atomic number already you know, it is 11. ठीक, इसकी configuration की बात करें तो it is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Now, सोडियम एटम्स की बात करें तो अब मैं एक सोडियम एटम के बाद मैं n सोडियम एटम्स ले रहा हूं। कितने एटम्स? n। अब n सोडियम एटम्स में आइसोलेशन में रखने के बाद, आइसोलेशन मीन्स दे आर सेपरेटेड बाय दैट इनफ डिस्टेंस जिसमें कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो। ठीक है ना। नाउ अगर मैं इन एन सोडियम एटम्स जो कि आइसोलेशन में है, अगर मैं इनकी बात करूं तो मैं ये देख लूंगा दैट हर किसी सोडियम एटम का 1s लेवल, 2s लेवल, 2p लेवल और 3s लेवल, दे विल पोजेस सेम वैल्यूज ऑफ एनर्जीज। हर किसी सोडियम एटम की 1s सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। हर किसी सोडियम एटम की 2s आइडेंटिकल होगी। हर किसी सोडियम का 2p आइडेंटिकल होगा और हर किसी सोडियम का 3s भी क्या होगा? आइडेंटिकल। They will possess the same value of energy. That is, what do you mean by same value of energy? Actually जो एनर्जी का कंसेप्ट है ना किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का, that comes from the mutual interaction of the nucleus along with the electrons. फॉर एग्जाम्पल सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, उस बुनियाद पर हर किसी लेवल की एक पर्टिकुलर एनर्जी आ जाती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है। और हम देखेंगे कि जब आप n सोडियम एटम्स को आइसोलेशन में रखेंगे, हर कोई सोडियम एटम का 1s, 2s, 2p, 3s एक दूसरे के बराबर हो। समझ गए कि नहीं? अच्छा, इसके बाद अब इन n सोडियम एटम्स में जो एनर्जी लेवल्स हमारे पास है दैट इज 1s, 2s, 2p और 3s। और अवेलेबल स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, 1s में पहुंचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, n सोडियम एटम्स है तो 2n, अवेलेबल स्टेट्स 2n। और हम देखेंगे ऑक्यूपाइड, 1s इज कंप्लीटली फिल्ड देयरफॉर 2n ऑक्यूपाइड। इसी तरह से 2s, 2n अवेलेबल, 2n ऑक्यूपाइड। 2p 6n अवेलेबल, 6n क्यों? p में पहुंचते हैं 6। ठीक, n sodium atoms है तो 6n, therefore it will be again 6n. And what about 3s? 3s is partially filled. Available will be 2n, 2 पहुंचते हैं ना, लेकिन एक ही filled है, therefore it will be 1n. ठीक है। Now जब मैं n sodium atoms की बात कर रहा हूं, when I am putting them in isolation, मैंने आपको कहा कि हर कोई 1s दूसरे 1s के बराबर होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। ठीक है, लेकिन जब ये n सोडियम एटम्स एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इनको नजदीक ला रहा हूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दबान म्यूचुअल इंटरेक्शन विल टेक प्लेस। एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से होगा क्या? जो सबसे पहला बैंड 3s बैंड, 3s ऑर्बिटल है, जो 3s ऑर्बिटल सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल आपके सोडियम एटम्स का है, वो सबसे पहले इंटरेक्शन करना शुरू कर देगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू फेस रिपल्शंस। रिपल्शंस क्यों? आपने देखा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। आपने देखा होगा कि जब एक लाइगेंड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम आता है ना, ये इसके सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स 3D स्प्लिटिंग हो जाती है, तो आपने देखा T2G EG नीचे आ जाता है, पढ़ा था कि नहीं? तो जो स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है ना, ये क्यों हो रही? इट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द लाइगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल एटम एज पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस या रिपल्शंस की वजह से जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वजह से स्प्लिटिंग आ जाती है। बराबर उसी तरह से जब 3s, जब ये n सोडियम एटम्स क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर आ जाते हैं ना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नजदीक आने पर सबसे पहली इंटरेक्शन 3s लेवल दिखाई। ठीक है, लेकिन 3s में अवेलेबल कितने हैं? 2n स्टेट्स। अब आप समझिए, ये 2n स्टेट्स का सब जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमने देखा कि
कुछ स्टेट्स आउट ऑफ दीज 2n स्टेट्स, कुछ स्टेट्स एनर्जी गेन करते हैं बराबर उसी तरीके से। कुछ ऊपर चले जाते थे, कुछ नीचे चले जाते थे। आपने पढ़ा होगा ना T2G EG, कुछ ऊपर कुछ नीचे, बराबर उसी तरीके से 2n में फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास सपोज 100 स्टेट्स है, ठीक है। कुछ ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे, बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लेवल्स, कुछ 2n स्टेट्स जो 3s एनर्जी लेवल थी ना, कुछ इसके अवेलेबल स्टेट्स हमारे पास 2n थे, कुछ स्टेट्स ऊपर जाएंगे, दे विल बी पुश्ड अप एंड सम एंड व्हाइल द अदर्स विल बी पुश्ड डाउन, ठीक है। कुछ ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे। क्यों? इज बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो ये 2n एनर्जी लेवल्स थे जो अभी तक आइडेंटिकल थे, अब ये आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऊपर चले गए, उनकी एनर्जी गेन हो गई, कुछ नीचे चले गए, उनकी एनर्जी लूज हो गई। अब एनर्जी गेन और लूज करने के बाद जो ये 2n स्टेट्स थी जो अभी तक आइडेंटिकल थी, अब ये आइडेंटिकल नहीं रही। इन्होंने एक डिफरेंट एनर्जी गेन की, एक डिफरेंट एनर्जी पोजेस की, एंड जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास अब ये 2n स्टेट्स दरअसल एक दूसरी चीज को जन्म देते हैं। हमारे पास 2n स्टेट्स कुछ इस तरह से थे, ये सब के सब 2n स्टेट्स इस एनर्जी लेवल पे थे, 3s बैंड था, है कि नहीं। लेकिन जब ये नजदीक आ गए, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती। स्प्लिटिंग का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए 3s बैंड। अभी तक ये 3s स्टेट्स थी, ये 2n अवेलेबल 3s स्टेट्स थी, सब के सब एनर्जी लेवल इधर ही थी, लेकिन नजदीक आने की वजह से कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए, जिसकी वजह से अभी 2n एनर्जी स्टेट्स जो है ये ऐसे नहीं रही, आइडेंटिकल नहीं रही, बल्कि हमने देखा कुछ एनर्जी गेन करके ऊपर चली गई, कुछ एनर्जी लूज करके नीचे चली गई, जिसकी वजह से अब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है क्लोजली स्पेस्ड 3s लेवल्स का, एंड दिस कॉम्बिनेशन is called as a band, and this band will be called as a 3s band. समझ गए कि? अब इसके बाद 3s की इंटरेक्शन के बाद अगली इंटरेक्शन जो होने वाली है दैट इज ऑफ 2p, ठीक। अब जब 2p इंटरेक्ट करेगा, जब 2p लेवल जब इंटरेक्ट शुरू करना कर देंगे, तो इनका इंटरेक्शन विल बी शील्डेड बाय 3s, क्योंकि 3s बाहर की तरफ, आप स्कूटी पे होते हो, जो बाहर वाला जो सामने वाला बंदा होता है वो ज्यादा वो इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर द पर्सन व्हिच इज सिटिंग बिहाइंड, है कि नहीं। तो 2p को स्क्रीन किया जाएगा, 2p अब उतना इंटरेक्शन नहीं कर पाए, 2p की स्प्लिटिंग अब उतनी नहीं होगी। अभी तक 3s था, इसकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई, हमारे पास एक 3s बैंड बन गया, लेकिन इसके बाद जब 2p को इंटरेक्ट करना है ना, 2p की इंटरेक्शन कुछ ऐसे होगी, बैंड यहां पर भी बनेगा, लेकिन इसकी स्प्लिटिंग जो है वो उतनी नहीं होगी जितनी 3s की हुई है। ये 2p है, अब ये 2p बैंड बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें 2s लेवल, 2s में भी अब इंटरेक्शन होगी, लेकिन ये वाला बैंड इससे भी ज्यादा पतला होगा, समझ गए कि नहीं। एंड देन फाइनली जो हमारे पास लास्ट अवेलेबल स्टेट था दैट इज 1s, एंड 1s की इंटरेक्शन जो होगी वो सबसे लीस्ट होगी, एंड देयरफॉर इसकी स्प्लिटिंग भी सबसे कम होगी, ठीक है कि नहीं। एंड स्प्लिटिंग कम होने की वजह से हमने देखा सबसे कम विड्थ 1s की होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें अवेलेबल स्टेट्स 2n ऑक्यूपाइड 2n, तो 1s इज कंप्लीटली फिल्ड, 2s इज कंप्लीटली फिल्ड, 2p इट इज अगेन कंप्लीटली फिल्ड, लेकिन अगर मैं 3s की बात करूं इट इज पार्शियली फिल्ड, है कि नहीं। अब आप देखें जब ये बैंड्स बन गए ना, इन बैंड्स के दरमियान कुछ गैप, इन बैंड्स के दरमियान कुछ गैप, अब ये गैप कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट जिसने स्प्लिटिंग दिखाई थी, जिसमें म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ था, ठीक है। तो आगे चल के हमें समझ आ जाएगा कभी ये गैप ज्यादा होगा कभी ये गैप कम होगा, ठीक है। लेकिन इस गैप को हम बैंड गैप कहते हैं, क्योंकि ये गैप जो है ये दो बैंड्स के दरमियान है। इस गैप को कभी कभी हम फॉरबिडन जोन भी कहते हैं, फॉरबिडन जोन।
or you may call this as forbidden gap as well. Why is this called forbidden? Because the probability of finding an electron in this gap is 0. You'll never find an electron in this gap. Never. ठीक है? जब भी इलेक्ट्रॉन आपको ढूंढना है तो मेहरबानी करके आप सिर्फ और सिर्फ उसको बैंड्स में ढूंढने की कोशिश करें, गैप्स में नहीं. बैंड गैप और फॉरबिडन जोन. ठीक है? ओके. नाउ इसके बाद अगर आप देख रहे हैं इस बैंड फॉरबिडन जोन या बैंड गैप की जो मैं बात कर रहा हूं, इस बैंड गैप का कंसेप्ट हमें ये दिखा रहा है कि जो ये वाला बैंड है, ऊपर वाला बैंड और जो नीचे वाला बैंड है, 3s वाला बैंड सब यहां से शुरू हो गया और 2p बैंड यहां पे खत्म हो गया. इसका मतलब 2p की मैक्सिमम एनर्जी यहां पे है और 3s की लोएस्ट एनर्जी यहां पे. तो इनके बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस है ना, है कि नहीं? तो ये एनर्जी डिफरेंस है, शाबाश, ये कौन सी डिफरेंस है? इट इज द डिफरेंस ऑफ द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द हायर बैंड एंड द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द लोअर बैंड. ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी. क्या कहते हैं इसको? फॉरबिडन एनर्जी. फॉरबिडन एनर्जी वो एनर्जी है जो बैंड गैप में होती है या फॉरबिडन जोन में होती है. इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लोअर हायर बैंड एंड द लोअर बैंड. लेकिन जब आप डिफाइन करेंगे इसको तो प्लीज मेंशन कर लेना कि फॉरबिडन एनर्जी और फॉरबिडन गैप और फॉरबिडन जोन, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज बिटवीन द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द हायर बैंड एंड द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द लोअर बैंड. समझ गए कि नहीं? तो दिस इज द क्लासिकल कंसेप्ट कि जब एटम्स नजदीक आ जाते हैं दे अंडरगो म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से हमने देखा कि जो एनर्जी लेवल्स थी वो अपना ओरिजिनल नेचर कैरेक्टर लूज कर लेती है एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू बैंड्स व्हिच यू कॉल दैट एज एनर्जी बैंड्स. एंड जो बैंड्स है इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो है कभी इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी में मदद करेंगे, कभी मदद नहीं करेंगे. अब इसके बाद हम कंडक्टिविटी का कंसेप्ट इसमें डालते हैं. लेकिन आप ये समझना मेहरबानी करके कि जब जब सोडियम एटम्स नजदीक आएंगे, जब जब एटम्स किसी भी एलिमेंट के नजदीक आएंगे, तब तब स्प्लिटिंग हो जाएगी, तब तब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. बिकॉज अभी तक एन सोडियम एटम्स अलग से रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल. लेकिन when you are bringing them close towards each other, it is only then that the redistribution takes place. It is only then that the splitting takes place. And splitting के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास bands मिल जाते हैं. ठीक है? ओके. इसके बाद अगर मैं अब इन bands में अब देखिए, अब अगर हम इन बैंड्स की बात और कर रहा हूं, देखो 3s बैंड पार्शली फिल्ड, 2p completely filled, 2s completely filled, 1s completely filled. Now, if I want to bring the concept of conductivities in these bands, in these solids, मुझे क्या करना है? अगर मैं इन बैंड्स में कंडक्टिविटीज का कंसेप्ट लाऊं, अगर मैं इन सॉलिड्स में कंडक्टिविटीज का कंसेप्ट लाऊं, तो मुझे सबसे पहली चीज, मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देनी पड़ेगी. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना है तो आप समझ लीजिए कि दो तरीकों से मैं ये कर सकता हूं. या मैं टेम्परेचर की मदद लूंगा या मैं एक बैटरी की मदद लूंगा. ठीक है? अब टेम्परेचर कैसे काम करेगा और बैटरी कैसे काम करेगी? देखो, जब 0 केल्विन डिग्री टेम्परेचर होता है ना, तो रिमेंबर जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पोजेस करते हैं दैट इज द लोवेस्ट एनर्जी इज पोजेस्ड एट 0 केल्विन. ठीक? लेकिन अगर आपका टेम्परेचर T केल्विन से बढ़ता है तो आप याद रखिए जो एनर्जी एक्सचेंज होती है दैट इज इक्वल टू KT.
एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? अब ये थर्मल एनर्जी जो है, ये केटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपने टेम्परेचर टी केल्विन से बढ़ा दिया, जो आपने एनर्जी सप्लाई कर दी केटी, ये केटी जो है कभी काम आ सकती है, कभी काम नहीं आ सकती। आप देख लीजिए, सपोज मैंने टेम्परेचर इस सॉलिड का, जो मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, मैंने इस सोडियम में टेम्परेचर टी केल्विन से बढ़ा दी, तो एनर्जी जो मैंने सप्लाई की दैट इज केटी। अब जो हमारा ये बैंड गैप यहां पे है, बैंड गैप, दिस बैंड गैप इज गोइंग टू डिटरमाइन कि क्या आपका केटी इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। कैसे? सपोज इनर बैंड्स की बात करते हैं। इनर बैंड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको मोशन के लिए एम्प्टी स्पेस चाहिए, और एम्प्टी स्पेस अगर अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 3s बैंड में है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन को से 2s लेवल से अगर 3s में आना है, 2s लेवल से 3s में आना है, तो इसको यहां से लेकर यहां तक का एनर्जी डिफरेंस चाहिए। यू हैव टू सप्लाई दैट एनर्जी, है कि नहीं? लेकिन हमने देखा कि आपने जब केटी एनर्जी सप्लाई कर दी, ये हो सकता है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज मोर देन केटी। हो सकता है ना, आपने जो एनर्जी सप्लाई कर दी दैट इज केटी, लेकिन रिक्वायर्ड टू मूव टू एन एम्प्टी स्टेट टू शो कंडक्शन दैट एनर्जी इज मोर। ठीक, देयरफॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स में बैठे हुए हैं, चाहे 1s का हो, 2s का हो, 2p का हो, दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी एम्प्टी स्टेट इन 3s। क्यों? क्योंकि जम्मू जाने के लिए 700 रुपए का किराया है, आपके पास 400 रुपए, क्या आप जम्मू की जर्नी स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। बराबर वही मसला यहां पे, इलेक्ट्रॉन को अगर एम्प्टी स्टेट में जाने की कोशिश करनी है, तब इसको पहले उतनी एनर्जी होनी चाहिए, उतनी इसको प्रोवाइड की जानी चाहिए जितनी इसको रिक्वायर्ड है। केटी मे और मे नॉट बी सफिशिएंट, एंड फॉर इनर बैंड्स इट इज नेवर सफिशिएंट। अंदर वाले बैंड्स के लिए ये एनर्जी जो है, ये कभी भी इनको एम्प्टी स्टेट में लैंड नहीं करवाएगी। एंड देयरफॉर हमने ये देखा कि अंदर वाले बैंड्स 1s, 2s, 2p, दीज बैंड्स आर नॉट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन। ठीक है, अब जब ये कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड नहीं करते, दीज बैंड्स आर कॉल्ड एज वैलेंस बैंड्स। क्या कहते हैं इनको? वैलेंस बैंड। अब जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड है वो ये वाला है, 2p। ठीक है, 2p के बाद जो बैंड है, इट इज अ पार्शियली फिल्ड बैंड। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर वाले बैंड्स में बैठे हुए थे, हमने जब एनर्जी केटी प्रोवाइड की, दे डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू इट, they did not involve themselves in the process of the energy exchange, and therefore हमने देखा कि एनर्जी जो आप दे रहे हो वो ये ले ही नहीं रहे। लेकिन जब मैं इस 3s बैंड की बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले बैंड में बैठे हैं, जो आउटर ऑर्बिटल है हमारे, जो हमारे पास आउटर बैंड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, दे बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। ये अगर आप केटी एनर्जी इनको दोगे, दे विल डेफिनेटली टेक अप दिस एनर्जी। 3s बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ये एनर्जी लेके within the same band they find empty states, and empty state होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये केटी एक्सेप्ट करेंगे, और केटी लेने के बाद ऊपर एम्प्टी स्टेट्स जो विद इन द सेम बैंड एग्जिस्ट कर रही है, उन बैंड्स में, उन एनर्जी लेवल्स पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स बड़ा कंपैरेटिवली दे आर मोर फ्री टू मूव, देयरफॉर दे विल डेफिनेटली हेल्प इन कंडक्शन। And therefore, all these bands, which are above the highest occupiable valence band, they are called as conduction bands. ठीक है, एक जनरल डेफिनेशन के लिए आप याद रखना कि जो बैंड्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, they are called as valence bands, and जो बैंड्स पार्शियली फिल्ड होंगे या कंप्लीटली एम्प्टी होगा। देखो 3s के ऊपर भी कोई बैंड होगा ना, वो बैंड तो कंप्लीटली एम्प्टी है, लेकिन दैट बैंड अगेन विल बी अ कंडक्शन बैंड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वहां जाकर मूव कर सकते हैं। इन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि दे आर कंप्लीटली फिल्ड, एंड कंप्लीटली फिल्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्टी वाइड्स, एम्प्टी स्टेट्स, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ओनली एज वैलेंस बैंड्स। ठीक है, वैलेंस बैंड्स हो गए ये, जो इसके ऊपर बैंड्स है देयर आर कंडक्शन बैंड्स। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, जो कंडक्शन बैंड होता है ना, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाएबल कंडक्शन बैंड होगा, कंडक्शन बैंड ये वाला ऑक्यूपाइड है, इसके
हाईएस्ट लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो है यहां पे, मार्कर चेंज कर रहा हूं, यहां पे। इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं। जीरो एनर्जी लेवल भी जब होगी, जब 0 केल्विन टेम्परेचर भी होगा, तब भी इलेक्ट्रॉन्स यहां तक, इस लेवल को फर्मी लेवल कहते हैं। एंड रिमेंबर, जो फर्मी लेवल की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी जो होती है दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाएबल कंडक्शन बैंड। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए, आपने जो टेम्परेचर बढ़ा दिया T केल्विन से, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स टोटली डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू इट बिकॉज उनको जो एनर्जी चाहिए थी एम्प्टी स्टेट तक जाने के लिए वो बहुत ज्यादा थी एंड देयरफॉर दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। बट जो आउटर ऑर्बिटल में, आउटर बैंड में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेंगे एंड विद इन द सेम बैंड दे कैन शो ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो आप टेम्परेचर की वजह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी दरअसल उतनी नहीं है, वो बहुत कम है एंड देयरफॉर बाहर वाले बैंड्स इसको रेस्पॉन्स दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी जो आप प्रोवाइड करेंगे कंडक्टिविटी के लिए, ये एनर्जी आप बैटरी की वजह से भी कर सकते हैं। देखो, आपने कल मैंने आपको बताया बैटरी जो है इट इज नथिंग बट सप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड एनर्जी ही है, नथिंग एल्स। अब ये एनर्जी जब आप इलेक्ट्रॉन्स को दोगे, ऑब्वियस सी बात है बैटरी की वजह से आप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते। मैं आपको कह दूं कि आपकी बैटरी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी नहीं दे पाती। इतनी एनर्जी भी आपकी बैटरी के लिए बहुत मुश्किल है। देयरफॉर जो बैटरी का एनर्जी इस्तेमाल होएगा दैट विल बी अगेन टेकन अप ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। अंदर वाले बैंड जो है दे आर नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू इट एंड देयरफॉर विल सी दैट these bands will be called as valence bands and the outer band जहां पर रेस्पॉन्ड होगा, जहां पर रेस्पॉन्स होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उन बैंड्स में जो का जो नाम है दे आर ऑल कंडक्शन बैंड्स। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, और अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज रिपीटेडली प्ले द वीडियो सो दैट कोई बात अगर मिस हो रही है, छूट रही है, वो आप समझ लें। ठीक है, अब इस बुनियाद पे हमने जो टेम्परेचर दे दिया, हमने आप शॉर्ट में देख लिया कि भाई हमारे पास दरअसल आइसोलेशन में म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जब एटम्स नजदीक आते हैं, नजदीक आने की वजह से, देखो नजदीक आने का मतलब ये नहीं कि हमने उनको लाया, एक वी डू नॉट एक्चुअली हैव एटम्स इन आइसोलेशन, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। ठीक है, सोडियम का एक क्रिस्टल होगा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम्स जो बड़ा नजदीक, तो दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने देखा कि जब ये नजदीक आए होते हैं, हमने देखा कि जो इनकी एनर्जी लेवल्स है वो मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफिकेशन के बाद रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन पहले इंडिस्टिंग्विशेबल थे, फिर मॉडिफाई हो गए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस एंड जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लेवल्स पुश्ड अप, कुछ एनर्जी लेवल्स पुश्ड डाउन, जिसकी वजह से हमने देखा अब बैंड्स बन गए। अब हमने देखा बैंड्स जो है दो टाइप्स के, या तो ये वैलेंस बैंड्स होंगे। अब देखो ये सब बैंड्स वैलेंस बैंड्स, लेकिन जिस बैंड को अब मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा, मैं दो ही बैंड सब दिखाऊंगा, मैं एक वैलेंस बैंड दिखाऊंगा, एक कंडक्शन बैंड दिखाऊंगा। ठीक है, और वैलेंस बैंड जो मैं दिखाने जा रहा हूं दैट विल बी दिस हाईएस्ट ऑक्यूपेबल वैलेंस बैंड, एंड कंडक्शन बैंड जो नेक्स्ट बैंड होगा दैट विल बी डेफिनेटली द कंडक्शन बैंड, समटाइम्स पार्शियली फिल्ड, समटाइम्स कंप्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड विल नेवर बी कंप्लीटली फिल्ड, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, अब हमने देखा कि शॉर्ट में तीन चीजें है बैंड थ्योरी का कंसेप्ट। पहली चीज ये कि भाई ओवरऑल आइसोलेशन में एनर्जी लेवल्स, ऑन क्लोज अप्रोच म्यूचुअल इंटरेक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी खत्म एंड देयरफॉर बैंड्स बन गए। और बैंड्स की क्लासिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूं हमारे पास ये दो टाइप्स ऑफ बैंड्स है। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ बैंड्स है। एक बैंड हमारे पास अब होगा वैलेंस बैंड और एक बैंड हमारे पास होगा कंडक्शन बैंड, और जो इनके दरमियान ये गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एज फॉरबिडन गैप। देखो वो गैप भी फॉरबिडन गैप से, लेकिन जो
मकसद मेरा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऊपर लेना चाहूं, मैं नीचे वालों से इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच लूंगा। मैं अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर चढ़ाना चाहता हूं मूवमेंट के लिए, मुझे आसान हो जाएगा अगर मैं इस वाले वैलेंस बैंड्स, जो नीचे वाले वैलेंस बैंड्स है, उनको तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स यहां लाने की। देयरफॉर मैं अगर अपना क्रक्स, अपना फोकस करना चाहता हूं, दैट विल बी ओनली ऑन द हाईएस्ट ऑक्यूपाएबल वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज द फॉरबिडन एनर्जी और फॉरबिडन गैप जिसको हम कहते हैं, जिसको अपने बैंड गैप भी कहा। ठीक है, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर सीइंग दैट सॉलिड्स में 4 एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। सॉलिड्स में इन जनरल इतना सब कुछ होने के बाद हमने देखा सॉलिड्स में 4 बैंड्स बन सकते, 4 तरह के बैंड्स बन सकते हैं। 4 किस्म के एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल इन सॉलिड्स। I'll be drawing them and I'll try to explain each and every case. Now the first case that we have is this. I hope you will now understand what exactly band theory says. This is 1s band, this is 2s band, this is 2p band, and this is 3s band. Now see. Now this is the case first. In this case you are seeing that 1s completely filled, 2s completely filled, 2p completely filled, but 3s is partially filled. है कि नहीं? 0 Kelvin की बात करें तो energy possessed will be least. But if you are just supplying a small voltage source, if you are just supplying a small amount of temperature, what is going to happen? These electrons present in the 3s band can easily respond because they have empty space within the band. अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्पॉन्ड नहीं करने वाले, therefore इनको, इन बैंड्स को सबको बोलेंगे वैलेंस बैंड्स, है कि नहीं? All of these bands are valence bands. लेकिन जो ये वाला बैंड है, इस बैंड्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने जो बैटरी दे दी, आपने जो टेम्परेचर दे दिया, that is enough to cause motion of these electrons within the same band, and this band will be the conduction band. And therefore you are seeing just a small application of potential difference, just a small application of temperature causes conduction in these kinds of solids, and these kinds of solids will definitely be called as shabash conductors. ठीक है, and this is the typical example of sodium जो हमने example भी अभी। ठीक, हमारे पास दूसरा केस भी हो सकता है, केस नंबर 2, जिसमें हमारे बैंड जो है, say this is in a completely empty band, then we have another completely empty band, and then we have an overlapping band as well, which is completely filled. Then say we have another completely filled band. Now I'm taking an example. This is an example of actually zinc. Now zinc conductor क्यों? देखो zinc की अगर आप configuration देखेंगे, atomic number 30 पे it is completely filled, all orbitals are completely filled. लेकिन हमने देखा कि जब zinc atoms को नजदीक लाया जाता है ना, तो 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप configuration देखेंगे atomic number 30 आप देख लें, हमने देखा कि जब on the close approaching of the atoms of the zinc, what is happening is 4s and 4p orbital जो है, splitting के बाद जो ये बैंड्स बना रहे हैं, 4s band and 4p band, they actually overlap. And overlapping की वजह से 4s तो completely filled है, 4p completely empty है, लेकिन जब आप simply temperature थोड़ा सा देंगे या small voltational difference देंगे, potential difference की वजह से या small application of temperature की वजह से, ये electrons जो इस 4s band, they can directly, because there is an overlapping region, and overlapping region की वजह से they do not have to cross a bridge, they do not have to cross any gap, and therefore they are easy to move because इनकी टांग already किसी और free कमरे में है, and therefore they can easily conduct, and hence these are again conductors. ठीक, we might have a case number 3 जिसमें हमारे पास completely empty band है, फिर एक band completely filled है, and there is some gap, energy gap, Eg, ठीक, and then we have all the bands which are beneath this completely filled band, they are again completely filled, ठीक है। हमने देखा कि ये Eg
कहीं कहीं पे इट इज वेरी मच लार्जर देन केटी। जो हमने केटी एनर्जी प्रोवाइड की थी ना, ये केटी से कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स यहां इस वाले बैंड से, जिसको आप वैलेंस बैंड कहेंगे, से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा पाएंगे, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड इज मच मोर, है कि नहीं? एंड देयरफॉर आप कुछ भी कर दें, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, आप कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दें, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब इनमें कंडक्टिविटी नियरली जीरो होगी, जीरो आई शुड से, नियरली नहीं, जीरो होगी, है कि नहीं? अब कंडक्टिविटी जीरो किन में होती है? ऑब्वियसली बात, इंसुलेटर्स, एंड दीज आर इंसुलेटर्स विद अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ डायमंड। जो मैंने ऑलरेडी कहा, डायमंड में अगर आप 10 सेंटीमीटर थिक स्लैब, 10 सेंटीमीटर थिक स्लैब ऑफ डायमंड लेंगे, तो आप याद रख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ईजी फॉर डायमंड, इट इज नियरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको कहा, बैटरी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं दे पाती, तो 6 की तो बात ही नहीं। देयरफॉर, एंड रिमेंबर दिस थिंग, हमने देखा था इतनी एनर्जी को देने के लिए 10⁷ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पढ़ा था ना? तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना एनर्जी हमसे नहीं हो पाएगा। देयरफॉर चाहे डायमंड हो, चाहे वुड हो, चाहे प्लास्टिक हो, इन सब का केस यही है कि ईजी इज एक्चुअली वेरी मच लार्जर देन केटी, एंड देयरफॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर ह्यूज। देखो, ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस एनर्जी, वी कैन डू दिस, बट द थिंग इज इट एक्चुअली बिकम्स अनइकोनॉमिकल, इनएफिशिएंट। इनपुट में हम करेंसी दे रहे हैं 100 रुपए, लेकिन वहां से फायदा 2 रुपए का आ रहा है, तो नुकसान है ना। बेहतर है कि हम इनको इंसुलेटर्स ही रखें। वी डू नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू कंडक्टर्स। क्लियर? देन वी हैव द लास्ट केस, which is a very important case. Here we see that we have a conduction band which is completely empty. Then we have a valence band which is completely filled, and we have other bands as well which are again completely filled. ठीक? लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है Eg, that is nearly equivalent to kT. तो ऑब्वियस ही बात है, आप kT इतना टेम्परेचर तो दे सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप समझ लीजिए, जब आपने टेम्परेचर T केल्विन से बढ़ाया, आपने kT एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ये गैप तो कवर हो सकती है, लेकिन ये गैप कवर कौन करेंगे? देखो, ये गैप अगर कवर करने की क्षमता टेम्परेचर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद रखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड के टॉप एनर्जी स्टेट में होंगे, नीचे वाले नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को बोलूं, भाई देखो तो मैंने केटी थी, तू ऊपर क्यों नहीं जाता, वो बोलेगा मुझे यहां से इधर जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक। तो आप सिर्फ केटी दे रहे हैं, केटी तो इतना सिर्फ कवर कराएगी, है कि नहीं? देयरफॉर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दे नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड अगेन। हाँ, अलबत्ता जब आपने यहां के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी केटी दे दी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ शिफ्ट, अब यहां इस वाले बैंड, विद इन द वैलेंस बैंड विल हैव वाइट्स, विल हैव एम्प्टी स्पेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स है विद इन द सेम बैंड, दे कैन शो मूवमेंट्स, दे कैन शो कंडक्शन। मगर जो ऊपर वाला रीजन है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए होंगे? बहुत कम होंगे कि नहीं? देयरफॉर जो इनमें कंडक्टिविटीज होगी वो भी क्या होगी? बहुत कम। इतना कम होती है कि they do not have any practical use, they do not have any practical use, we cannot practically employ them. ठीक है? And thus this class, as we already discussed with you, and this class is called as semiconductors. तो आपको समझ अब आ रहा होगा कि सेमीकंडक्टर्स में दरअसल बैंड गैप या एनर्जी गैप, दरअसल it can be achieved very easily because the energy gap nearly equal to K. इंसुलेटर्स में गैप बहुत ज्यादा होती, तो आपको कितना भी एनर्जी देने के बाद भी कंडक्टिविटी इज पॉसिबल। और कंडक्टर्स जिनमें ऑलरेडी कंडक्शन बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो ये गैप है ना यहां पे इस गैप को तो कवर करना ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में। सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द थ्री, आई कैन जस्ट डू वन थिंग। कंडक्शन बैंड में कंडक्टर्स में
बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर्स में डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में वी कैन हैव वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, बिकॉज जो टेम्परेचर आप देंगे उस टेम्परेचर थर्मल कोलिजन्स होंगे और कोलिजन्स की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे एंड देयरफॉर द करंट्स विल बी वेरी स्मॉल, एंड करंट स्मॉल होने की वजह से हमने देखा कि हमारे पास जो कंडक्टिविटीज होगी बहुत कम होगी। एंड रिमेंबर ये गैप जो है ना, ये Eg, फॉर सिलिकॉन दिस इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम दिस इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देयरफॉर दीज टू आर सेमीकंडक्टर्स। क्लियर हुआ? Now, I may sum up this band theory concept in a way that I've got 3 points for you. Band theory, point number 1. It states that during crystal formation, the atoms come close to each other, and when they come close towards each other, they lose their individuality, they lose their indistinguishability, and they try to form bands. And we are having bands of 2 types. We have bands of those electrons which are only involved in bond formation, that is the valence band. And we have bands of those electrons which are comparatively free to move and they help in conduction, and therefore that band is called as conduction band. And the 2 bands are separated by some gap, energy gap, known as forbidden gap or band gap. And in short, in conductors, maximum electrons in the conduction band. Insulators, very few electrons in the conduction band. Oh, sorry. Insulators, no electrons in the conduction band. And then the semiconductors, where we have very few electrons in the conduction band. This, in short, is the band theory. Fine. I hope you do not have any issues now. And inshallah, next class, I'll be discussing the types of semiconductors. Thank you. Assalamu alaikum.